So our today's topic is PFT, which is pulmonary function testing. सबसे पहले तो इंडिकेशन पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग हमको क्यों करनी है, तो जब भी हमको लंग की फंक्शनिंग देखनी है, लंग हमारा कैसे काम कर रहा है। तो बेसिक जो लंग की टेंडेंसी होती है, लंग का एक बहुत क्लासिकल फीचर है expansion, tendency to expand like a balloon, and recoil, deflation. Inflation को हम कह सकते हैं compliance of the lung and chest wall. Deflation को हम कह सकते हैं elastic recoil. So जो लंग है इसकी जो सबसे खास फीचर है ये होती है इलास्टिसिटी। हम अपने फेफड़ों में हवा भर सकते हैं अगर लंग अच्छे से कंप्लायंस है अप टू द टोटल लंग कैपेसिटी, बट लंग की इंट्रिंसिक जो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, इट विल ट्राई टू डिफ्लेट। ये प्रेशर चेंजेस की वजह से ये जो भी लंग में हवा भरती है, लेकिन अगर किसी भी कारण से ये नेगेटिव प्रेशर जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है, अगर वो नेगेटिव प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेयर हो जाए विच इज 0, तो लंग विल हैव टेंडेंसी टू डिफ्लेट। सो जो नेचुरल टेंडेंसी लंग की डिफ्लेट होने की होती है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके, सो लंग की हम फंक्शनिंग कैसे मेजर करेंगे, हमको पीएफटी कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंडिकेशन इज लंग का फंक्शन देखना, विच इज टू सी बेस लाइन फंक्शनिंग ऑफ लंग. First indication of PFT. What is the second indication of PFT? To detect any disease. Okay. To detect any disease. कोई भी disease है जैसे कि obstructive lung diseases, restrictive lung diseases, ये सब हम डायग्नोज कर सकते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग से. थर्ड इज टू मॉनिटर द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज. जो भी पीएफटी वैल्यूज, सपोज बेसलाइन वैल्यूज आज कुछ आती हैं, 2 या 3 महीने बाद जब हम रिपीट करते हैं तो पीएफटी की वैल्यू क्या है, क्या ये डिक्रीज कर रही है, डेटोरेट कर रही है या फिर इंक्रीज कर रही है, इससे हमको पता चलता है हाउ प्रोग्रेशन क्या है किसी भी डिजीज का. तो थर्ड इंडिकेशन इज मॉनिटर प्रोग्रेशन. फोर्थ इंडिकेशन है रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आया, हमने उसको ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी दी या फिर हमने उसको स्टेरॉइड थेरेपी दी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में, या हम किसी भी प्रकार की उसकी सर्जरी कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स पीएफटी से, व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन पीएफटी. सो पीएफटी वैल्यूज से हम रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. फिफ्थ इज pre-op evaluation. Suppose we are taking any patient for surgery. Okay, तो किसी भी लंग सर्जरी जैसे कि सेगमेंटेक्टमी, लोबेक्टमी और न्यूमोनेक्टमी, तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन में ये प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन में पीएफटी कराना बहुत जरूरी होता है. एक तो मेडिको लीगल पर्पसेस से ये रीजन ये है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं. अगर पीएफटी में कोई सब्सटैंशियल, अगर हमको कोई भी सब्सटैंशियल अगर हमको दिखता है कि पीएफटी में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है सर्जरी के बाद, तो वी विल गो फॉर सर्जरी. सिक्स्थ इज कोई भी पेशेंट है जिसको कोई भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है, सपोज कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, तो उसमें भी हम पीएफटी कराते हैं पीएफटी वैल्यूज देखने के लिए. सेवेंथ इज मेडिको लीगल पर्पसेस.
in case of occupational disease, for medical legal purposes, for insurance companies and claims, ये हम PFT values हमको करानी होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है वो होता है स्पाइरोमेट्री। Spirometry test is the most common test which is performed in pulmonary function testing. Why this test is done? Because it is an easy test, inexpensive, what is the contraindication of performing PFT? Contraindication है या फिर spirometry. What is the contraindication? Contraindication is since it is a forced expiratory test. So, if patient is having MI in last 1 month में अगर पेशेंट को MI हुआ है तो हमें ये टेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो सकता है। पेशेंट हैविंग अनस्टेबल एंजाइना, कभी भी MI प्रेसिपिटेट हो सकता है सच पेशेंट्स में, तो इसलिए हमको अवॉइड करना है। हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट थोरैको एब्डोमिनल सर्जरी, रीसेंट थोरैको एब्डोमिनल सर्जरी की अगर हिस्ट्री है तो इंसिजन लाइन पे अफेक्ट कर सकती है, तो हमें ये टेस्ट नहीं करना है। और हिस्ट्री ऑफ recent eye surgery. If there is any history of thoracic or abdominal aneurysm. Sixth is currently patient is having pneumothorax. अब इन कंडीशंस में क्यों नहीं कर सकते हैं? रीजन बीइंग कंट्राइंडिकेशन इसलिए है क्योंकि ये सारी कंडीशंस या तो आपकी जो भी प्री एक्सिस्टिंग डिजीजेस है उसको एग्रीवेट कर देगी या फिर प्रेसिपिटेट कर देगी। ओके, so what happens in the spirometry test? Patient is asked to take a deep inspiration. मरीज को हम बोलते हैं डीपली इंस्पायर करने के लिए अप टू द मैक्सिमम टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, पेशेंट के अंदर ऑलरेडी रेसिड्यूअल वॉल्यूम है, तो पेशेंट जो भी एक्सपायर करेगा वो अप टू द टोटल लंग कैपेसिटी मैक्सिमम इंस्पायर करने के लिए हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं। देन आस्क द पेशेंट टू एक्सपायर एज हार्ड एंड फास्ट एज पॉसिबल। और ये एक्सपिरेशन अप टिल 6 सेकेंड्स। पेशेंट को एक डीप इंस्पिरेशन लेना है और एक्सपायर करना है फॉर 6 seconds as hard and as fast as possible, and then we plot volume exhaled against time. So this is our volume time graph. So all the air which is expelled is called as forced vital capacity. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जो एक्सेल्ड एयर होगी, मैक्सिमम एक्सपिरेशन हमने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया है, देन वी हैव एक्सपायर्ड एज हार्ड एंड एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर 6 seconds. तो हमारा क्या होगा टोटल एक्सेल्ड एयर? इट विल बी इक्वल टू इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये तीन वॉल्यूम मिलके बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। ओके,
इसी वाइटल कैपेसिटी को हम अगेंस्ट टाइम प्लॉट करते हैं और इस ग्राफ को हम स्पाइरोमेट्रिक ग्राफ बोलते हैं. ओके, सो वॉल्यूम इन लीटर्स एक्सेल्ड पर सेकेंड फॉर 6 seconds. Okay, and since this is the forced vital capacity, ये हमने forcefully एक्सपेल किया है, इसीलिए हम इसको कहते हैं forced vital capacity. Okay, so now we will see how we plot this graph. This is a volume time graph. Volume. Okay, and this is first second, second second, third second, fourth second, 5 second, and 6 seconds. This is a PFT volume time. So since हमको पता नहीं है कि what is the residual volume, इसीलिए हम vital capacity को plot करते हैं against time. Okay, this is forced vital capacity against time, volume in liters. So if this is the graph and this is, sorry, if this is the graph, so suppose this is first second, second second, third, fourth, 5 and 6. So this is the graph. So as you see, the volume expelled in first second is called as FeV1. FeV1. From this graph, you can infer that the value of FeV1 is approximately 4 liters. And what is the value of FVC? Maximum volume which can be expelled in 6 seconds. This is FVC. Suppose it is approximately 5 liters. Okay, this is just a value FVC. Okay, so these are the two values that we get from the graph. FeV1 volume expelled in the first second and FVC total volume expelled in 6 seconds. So this next a big question arises that why do we take only expiratory graphs? Why do we take only expiratory values? Why don't we take inspiratory values? रीजन इसका ये है कि जो एक्सपिरेशन है ये एक पैसिव प्रोसेस है और जो इंस्पिरेशन है ये एक एक्टिव प्रोसेस है. तो अगर किसी पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर रिस्ट्रिक्शन है तो पेशेंट अपने इंस्पिरेशन में पॉजिटिव प्रेशर ड्रिवन होता है और सॉरी इंस्पिरेशन जो होता है उसमें एक्टिव प्रोसेस है तो मसल्स वगैरह यूज करके ऑब्स्ट्रक्शन को थोड़ा बहुत बाईपास किया जा सकता है. लेकिन एक्सपिरेशन सिंस इट इज अ पैसिव प्रोसेस आपको करेक्ट वैल्यू जो लंग इलास्टिसिटी की है, इलास्टिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपिरेशन में. द टेंडेंसी ऑफ लंग टू रिकॉइल is the most important feature of the lung. So lung elasticity properly measure होती है एक्सपिरेशन में अगर किसी को अर्ली ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है. सो जरूरी नहीं कि वो इंस्पिरेशन में आपको अर्ली वैल्यूज में पता चले. सो एक्सपिरेटरी जो भी वैल्यूज हैं ये आपको बता देंगी कि पीएफटी कैसे, जैसे कि हम एम्फाइसेमा में देखते हैं कि एल्वियोलर सेप्टा की डिस्ट्रक्शन की वजह से कंप्लायंस तो लंग का इंक्रीज हो जाता है. सो इंस्पिरेशन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लंग कंप्लायंस इज इंक्रीज्ड, बट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर सेप्टा फ्लो वॉल्यूम लूप्स में आप अक्सर देखेंगे कि एक्सपिरेटरी डिस्टल एक्सपिरेटरी लिम्ब में आपका स्कैल्पिंग आती है. उसका रीजन क्या है? रीजन भी कि जैसे जैसे एक्सपिरेशन होता है हो सकता है पूरी एयर निकल जाए बट स्लोली
देयर विल बी स्कैलपिंग, क्योंकि रीजन बीइंग स्मॉलर एयरवेज जो होते हैं वो इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब बढ़ता है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। सो ड्यू टू कोलैप्स ऑफ द डिस्टल एयरवेज अर्ली एयरवे क्लोजर हो जाता है और रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है